ओके, सो अक्टूबर नवंबर 2023 हमारे पास अवेलेबल है। वी आर सॉल्विंग वेरिएंट 1, बी और एच बी पेंसिल। चार में से कोई एक ऑप्शन हमने ऑप्ट करना है। 1 MCQ गिव 1 मार्क, 40 MCQs हैं। सॉफ्ट पेंसिल से काम करना है, ठीक है। बारकोड्स पे नहीं लिखना है, करेक्शन फ्लूइड इस्तेमाल नहीं करता है, कैलकुलेटर हमें अलाउड है। ये हमारी डेटा शीट आ गई एंड दिस इज आवर फर्स्ट MCQ, जिसमें क्या है, कहा जा रहा है कि व्हाट इज द रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास क्या होगा, किस तरीके से हम वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिस्कस करेंगे। सही है। सो वायर हमारे पास जो सिंपल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर को अगर मैं निकालना चाहता हूँ ना, मुझे पता होना चाहिए डायमीटर, ठीक है। तो एक टिपिकल वायर का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है बेटा हमारे पास, तकरीबन 1 मिलीमीटर, यानी 1 एक्सपोनेंट -3 मीटर। क्योंकि ये सारे मीटर में आंसर दिए हुए हैं, इसलिए मैंने 1 मिलीमीटर नहीं लिखा, 1 एक्सपोनेंट -3 मीटर लिखा। सही है। एंड वायर की शेप कुछ ऐसी होती है, यानी वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कुछ सर्कुलर शेप का दिखाई देता है, ठीक है। इन दैट वे अगर मुझे यहाँ पे एरिया की बात करनी है तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर क्या हो जाएगा, डी अपॉन टी होल स्क्वायर, यानी पाई डी स्क्वायर अपॉन 3.142। डी हमारे पास है 1 एक्सपोनेंट -3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यानी 7.9 exponent -7. 7.9 एक्सपोनेंट 7 सही है, यानी एक्सपोनेंट 7 में आंसर आ रहा है, ठीक है। वी नीड टू फोकस ऑन एक्सपोनेंट क्योंकि हम एस्टिमेटेड वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो दैट वे एक्सपोनेंट 7 में हमारे पास सी बन रहा है, ठीक है। सर जी बेटा। वैसे जो है क्या कहते हैं, ये जो हमने जो निकाला है ना डायमीटर इसका क्लिप का, वो एस्टिमेट वैसे कहाँ से पता चलेगा इसका? यार एक तो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको चैप्टर 1 में रीजनेबल एस्टिमेट और आपके जो अभी रिव्यू बुक निकाली है उसमें भी डाले हैं, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, नहीं लिखा वो हुआ है तो मैंने बता दिया है, तो देखिए। जी सर। विच क्वांटिटी इज नॉट SI बेस क्वांटिटी, SI बेस क्वांटिटी कौन सी नहीं है। चार्ज तो हमारे पास सिर्फ SI बेस क्वांटिटी क्या, एक मिनट। हाँ, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, टेम्परेचर और लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड Amount of एक और substance. हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एज फार एज ONA लेवल्स आर कंसर्न। चार्ज ऐसा ही यूनिट बेस क्वांटिटी नहीं है, तो नॉट पूछा है इसलिए हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे डिस्कस कर रहा है, स्टूडेंट डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल बाय यूजिंग स्मॉल मेटल बॉल एज शो। तो मेटल बॉल को ऊपर से पॉइंट P से पॉइंट नीचे पॉइंट Q तक फॉल करवाया जा रहा है, सही है। ओके, वन स्विच इज ओपन, स्विच एस जब ओपन है, बॉल इज रिलीज फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइमर इज स्टार्टेड। जैसे ही स्विच ओपन होगा, बॉल यहाँ से लीव करेगी और इलेक्ट्रॉनिक टाइमर ऑन हो जाएगा। द बॉल falls vertically downwards. Okay, the timer stops when the ball hits the trap door. जैसे ही बॉल यहाँ पे ट्रैप डोर को हिट करेगी, हमारा टाइमर जो स्टार्ट हुआ था वो ऑफ हो जाएगा। The student measure the distance PQ between the electromagnet and the trap door.
स्टूडेंट ये वाला डिस्टेंस जो है ना वो मेजर कर दो। दिस डिस्टेंस and the reading on the timer are then used to calculate the acceleration of free fall। ये डिस्टेंस और जो हमारे पास टाइमर की रीडिंग है वो एक्सेलरेशन को इस्तेमाल करते हुए आ, वो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प कर रहा है। सही है। विच स्टेटमेंट अबाउट द एरर्स इन दिस एक्सपेरिमेंट इज करेक्ट। ठीक है। तो विच स्टेटमेंट अबाउट द एरर इज करेक्ट। जरा इसको देख लेते हैं क्या सिनेरियो बिल्डअप होगा यहाँ पे। Random error can be reduced by adding the diameter of the ball। बेटा random error can be reduced by adding the diameter of the ball to the distance PQ। PQ में diameter of the ball ऐड कर दो, नहीं इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि इन शॉर्ट अगर हमारे पास स्टार्टिंग में बॉल PQ यहाँ पर है तो हमें क्या मालूम करना है बेटा। हमें मालूम करना है हाइट ऑफ द बॉल ना। तो हाइट ऑफ द बॉल तो यहां से आ रही है, तो इनफैक्ट PQ में से मुझे डायमीटर ऑफ द बॉल को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। सही है। हाइट ऑफ द बॉल को मुझे सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ना कि ऐड करना चाहिए, क्योंकि अब वी आर इंटरेस्टेड इन हाइट ऑफ द बॉल जिसमें ये डायमीटर भी आ रहा है। तो अगर मैं PQ में से डायमीटर को माइनस करूंगा तो मुझे ये वाला जो लेंथ है ना ये मिलेगा। सही है बेटा। एंड दूसरी बात यहाँ पे मेजरमेंट की बात हो रही है। रैंडम एरर क्या होता है। रैंडम एरर हमारे पास वो हो रहा है होता है जिसकी वैल्यू ऑफ एरर हमेशा कांस्टेंट नहीं होती। सही है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास जैसा मैंने आपको दिखाया मेरी मेजरमेंट में एरर जनरेट कर रहा है डायमीटर ऑफ द बॉल विच इज कांस्टेंट, तो रैंडम एरर तो नहीं आएगा। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर की वैल्यू रफली कांस्टेंट होती है। एरर कैन बी रिड्यूस बाय एडिंग द डायमीटर, अभी समझाया एडिंग नहीं होगी। Systematic error can be reduced by subtracting the diameter of the ball from the distance PQ। Yes, तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The diagram shows two coplanar forces P and Q drawn to scale। स्केल मतलब मेजरमेंट से बनाई हुई। Which diagram represent R। ठीक है। फोर्स R is given by Q minus P। अब देखो मैं क्या करता हूँ, पहले Q बना रहा हूँ। ठीक है। और ये टू द स्केल बोला है तो आप भी मेजर करके बनाएंगे इसी तरह। ठीक है। दिस इज आवर Q। P हमारे पास है ये, बट सिंस उसने बोला है माइनस P तो मैंने डायरेक्शन देखो उल्टी कर दी। ठीक है। तो एक वेक्टर की टिप से दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन किया। ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा बेटा। रिजल्टेंट स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर। ये हमारा रिजल्टेंट है। अब ये रिजल्टेंट देख लो किससे मैच कर रहा है, सी से। तो सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। दैट दाओ हम लोगों ने अपनी डायग्राम का आंसर निकाला। ठीक है। ये माइनस P में हमने डायरेक्शन अपोजिट कर ली, बस इसको ख्याल में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Parachutist falls from
stationary balloon at time t equals to 0. The velocity time graph for the parachute is from t equals to 0 until the time when he reaches just above the ground is shown. Okay. Which graph best shows the variation of the time with time of acceleration? तो velocity time graph given है, acceleration time graph मांग रहा है. तो बेटा शुरुआत में देखो क्या हो रहा है. यहाँ पे हमारे पास with the passage of time acceleration क्या हो रही है, कम हो रही है. ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है, कम हो रही है. देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कम हो रही है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कम हो रही है, यहाँ पे डिसेलरेशन कम हो रही है. दैट इज रॉन्ग. सही है. तो बी और सी और डी को तो साइड में कर दो, अब ए बी पे ही खेलना है. सही है. यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन 0 हो गई. ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है. ठीक है. नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, एक्सेलरेशन सॉरी डिसेलरेशन हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. सही है. तो और बहुत स्टीप डिक्रीज हो रही है, मतलब जितनी स्टीप इंक्रीज हुई है उससे कहीं ज्यादा स्टीप डिक्रीज हो रही है. सही है. तो ये वाला पार्ट जो है हमारे पास बहुत देखो कम हमारे पास डिसेलरेशन दिखा रहा है. सही है, तकरीबन इतनी दिखा रहा है. ये है बिफोर द पैराशूट ओपन और ये आफ्टर द पैराशूट ओपन है. तो पैराशूट ओपन हो गया, साइज ऑफ द पैराशूट बहुत बड़ा होगा, यानी आपके पास अपोजिंग फोर्स बहुत ज्यादा होगी, डिसेलेरेशन बहुत ज्यादा होगी. तो इतनी छोटी डिसेलेरेशन नहीं चलेगी, बड़ी डिसेलेरेशन होगी. सही है. एंड इन द एंड वंस अगेन आपके पास क्या हो रहा है बेटा, आपके पास एक्सेलरेशन 0 हो गया. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया. तो इन दैट वे बी बार करेक्ट आंसर. तो हमने स्टेप बाय स्टेप इंटरवल्स में डिवाइड करके आंसर तक पहुंचे हम लोग. सही है बेटा. ओके, आगे बढ़ते हैं. प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम पॉइंट पी with velocity v at an angle theta to the horizontal. It lands at point q, a horizontal distance r from p after time t. The acceleration of free fall g air resistance negligible है. What equation is correct? बेटा आर की बात हो रही है. सही है. तो याद करो मैंने आप लोगों को जब काइनेमेटिक्स पढ़ाया था तो मैंने आपको कुछ इक्वेशंस ड्राइव करवाई थी काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर. और या तो देखो यहाँ पे आर की इक्वेशन है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. सही है. तो यहाँ पे भी हमारे पास आर की इक्वेशन क्या होगी, इसको इसी तरह देखेंगे. बल्कि एक मिनट रुको, यहाँ पे तो और आसान किया हुआ है. इस वेलोसिटी को अगर हम कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करें तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा, क्योंकि जहाँ से एंगल बनता है वो एंगल हमारे पास cos का फंक्शन लेकर आता है. ठीक है. तो r किसके बराबर होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड किसके बराबर है, v cos थीटा, और टाइम कितना गिवन है, t. तो r किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, vt cos थीटा. ये तो और आसान है. ठीक है बेटा. हॉरिजॉन्टल एक्सिस का डिस्टेंस मांगा है तो हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट को इस्तेमाल किया. सर ए आंसर होगा.
देखते हैं। चलो, man stands in a lift that is accelerating vertically downwards. Which statement describe the force exerted by the man on the floor? बेटा नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, सो नीचे की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो पहले तो देखो यहाँ पे दो फोर्सेस कौन सी हैं, तो वेट है और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। और अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बड़ी फोर्स कौन सी होगी हमारे पास बेटा? बड़ी फोर्स हमारे पास होगी वेट। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? W माइनस आर। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स एम है, W एम जी है, माइनस आर है फिर आर, तो आर क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एम जी। एम कॉमन निकालो, ये क्या हो जाएगा? जी माइनस ए। ठीक है, नाउ क्या बोल रहा है? Which statement about the force exerted by the man on the floor, कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है? तो बेटा जो बंदा फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द फ्लोर जो लग रहा है हमारे पास, वो किसके बराबर होगा उसको निकालने के लिए। अब देखो जी माइनस ए हो रहा है ना, तो जी माइनस ए क्या है? ग्रेविटी की वैल्यू माइनस जिस एक्सेलरेशन से हमारा है नीचे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास पता है 9.81 है, ठीक है, माइनस अगर एक्सेलरेशन 1 भी है तो क्या होगा? 8.81 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मास। तो m इंटू जी वेट होता है, ये आंसर क्या आएगा? वेट से कम आएगा। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट इट्स लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द मैन। मुदस्सिर अगर ये एलिवेटर रुका हुआ होता ना तो हमारे पास इक्वल टू द वेट होता। तो ये बात हमेशा याद रखें, जब एलिवेटर नीचे जा रहा होता है ना, यू आर मूविंग अगेंस्ट टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो हमारे पास वी एक्सपीरियंस लेस फोर्स, हल्कापन फील होता है हमें। और जब एलिवेटर ऊपर जा रहा होता है तो वी एक्सपीरियंस हैवी वेट। सही है, हमें वेट हैवी होता हुआ फील होता है। ओके सर। अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। चलो, mass, ball of mass 200 gram thrown with a speed of 20 meter per second vertical on against a vertical wall। ठीक है, मतलब बॉल इस तरह जाकर वर्टिकल वॉल से टकराए 20 मीटर पर सेकेंड और 200 ग्राम यानी 0.2 kg की बॉल है। द बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल फॉर 0.10 सेकेंड बिफोर रिबाउंडिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ विद स्पीड v। और रिबाउंड हो रही है बॉल, तो 10 मीटर पर सेकेंड से रिबाउंड हो रही है, डायरेक्शन उल्टी हो रही है तो माइनस लगाएंगे। सही है, व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल ड्यूरिंग द रिबाउंडिंग? बेटा याद करो, हमने रिजल्टेंट फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर किया, एम डेल्टा वी अपॉन टी। सही है, एम हमारे पास पता है 0.2 है, डेल्टा वी हमारे पास क्या है? जाते हुए 20 थी, आते हुए -10 है, अपॉन टाइम क्या है? 0.1। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 10 हो गया, अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया 0.5, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 0.1। 60. सही है, सर लेस देन पता कैसे चला, बस ये बता दे। क्या? सर मतलब आपने लेस देन मतलब क्या इंडिकेशन होगी जिससे लेस देन पता चला? कहाँ पर? ऊपर वाले सवाल में। ऊपर वाले सवाल भाई, जिस डायरेक्शन में हमारा जा रहा है एलिवेटर वो बड़ी फोर्स होगी ना, तो नीचे जा रहा है एलिवेटर देखो, दैट इज वाई डब्ल्यू बड़ी फोर्स है।
तो W तो बड़ी फोर्स है, बट इट इज लेस देन द वेट ऑफ द मैन। लेस देन द वेट ऑफ द मैन समझाया तो भाई। ये देखो, एम जी क्या होता है, वेट के बराबर होता है। अब एक्सीलरेशन माइनस हो रही है, सही है। तो एम जी माइनस ए हो रहा है। अब जी 9.81 है, ए अगर 1 भी है तो 9.8 माइनस 1 क्या होगी, 8.81। ठीक है, तो एम इंटू 9.81 बड़ा होगा या एम इंटू 8.81 बड़ा होगा? M इंटू 9.81। तो हमारा आंसर लेस देन वेट आ रहा है ना, दैट इज हाउ। ओके सर, थैंक यू सर। नाउ in an experiment, metal tube ball is dropped in a viscous liquid. The terminal velocity of the ball in the liquid is measured. Terminal velocity measure हो रही है। The experiment is repeated 4 times. Each repeat, the change is made to one of the following. Okay. Which two changes separately affect terminal velocity of the ball? Density of the metal, या ये इफेक्ट करेगा। हल्की बॉल इस्तेमाल करोगे वो जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगी, भारी बॉल इस्तेमाल करोगे वो देर से टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगी। सही है। हाइट फ्रॉम विच द बॉल इज ड्रॉप्ड, दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास, भले आप 8,000 मीटर की ऊंचाई से जंप करो, भले आप 4,000 मीटर की ऊंचाई पे जंप करो, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू पे फर्क नहीं आएगा। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जिस लिक्विड में बॉल जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आप लेस डेंस लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें टर्मिनल वेलोसिटी देर से अचीव होगी। डेंसर लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हो तो इसमें टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी अचीव होगी। एंड डेप्थ ऑफ द लिक्विड, ठीक है, डेप्थ ऑफ द लिक्विड डजंट मैटर। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी के अचीव होने पे ये दो फैक्टर्स हैं जिनमें टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो इफेक्ट कर रही है, 1 और 3। सही है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं देखता हूँ जरा दरवाजे पे कोई है। ओके, तो वी आर डन विद MCQ 9। Now let's move towards MCQ 10. Two objects move towards each other along the same straight line. After colliding, the two objects stick together and are stationary. दो ऑब्जेक्ट टकराने के बाद स्टिक हो गए और स्टेशनरी हैं। What must be correct? Okay. क्या इनका हमारे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए? The total kinetic energy of two objects does not change during the collision. ये सिर्फ तब मुमकिन होता है जब हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व सिर्फ तब होती है जब हमारे पास आप इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हो। सही है। तो द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द कोलिजन। चेंज तो होगा बेटा, सही है, दोनों टकराने के बाद ज्वाइन हो गए ना। सही है। और ये कहीं पे बताया नहीं है हमसे कि हमें ये इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है कहीं। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। The total momentum of the two objects before collision is 0. दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो टोटल मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन 0 है। ओके, The हाँ, momentum before and after collision remains same. रिमेन सेम ना। तो देखो, टू ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर एंड स्टेशनरी हो गए, तो आफ्टर कोलिजन अगर स्टेशनरी हो गए दोनों तो उनका मोमेंटम 0 हो गया, यानी बिफोर कोलिजन भी इनका मोमेंटम 0 होगा। बिल्कुल ठीक बात हो रही। द टू ऑब्जेक्ट्स हैव इक्वल मास, कहीं पे नहीं लिखा हुआ। The two objects have the same speed before collision. ये बात भी कहीं नहीं लिखी हुई। We cannot comment. So that is how B आंसर हमारा प्रॉपर बन।
सही है। सर अगर ये स्टेशनरी नहीं होता बाद में उसके बाद फिर तो ये नहीं हो सकता था ना मोमेंटम स्टेशनरी वाला। नहीं होता तो भाई तो बड़ा अनक्लियर जवाब सवाल हो जाता है ये। स्टेशनरी हो तो उस वजह से होगी ना बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हाँ, इक्वल होता है तो रिमेन सेम, आफ्टर इस वो वजह जीरो हो से जाएगा हो तो गया। बिफोर भी जीरो ही होगा। एग्जैक्टली। तो बेटा हमारे पास पहले के 10 एमसीक्यूज हो गए, अब आगे बढ़ते हैं और वी आर लेफ्ट विथ 30 एमसीक्यूज। चलो। Minimum torque of 20 Newton meter is applied to the lid of jar to open. The radius of the lid is 4 centimeter. What is the minimum force F that must act on each side of the lid in order to open it? बेटा ये देखें, दोनों फोर्सेस हमारे पास है ना, कपल फोर्सेस हैं। सही है। अब कपल फोर्सेस में क्या होता है, आप दोनों फोर्सेस के दरमियान के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा, दरमियान का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। सही है। तो मिनिमम टॉर्क आपको पता है, टॉर्क ऑफ कपल 20 एफ मल्टीप्लाई बाई 8, तो एफ क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 8। सर वो ये आ रहा है सेंटीमीटर में बेटा, दिया हुआ है। और सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ओके, तो 0.8 करो इसे, 0.08 सॉरी। 50 आ रहा है सर। 250। सही है। सी आंसर है हमारे पास। अब सीन पता है क्या है, क्योंकि अभी जिस घर में रह रहे हैं ना, बड़ी डिस्टरबेंस होती है। अभी देखिए मैं घर में अकेला हूँ, कंटिन्यूअसली आवाजें आ रही है, पता नहीं क्या मस्ती चल रही है। वी आर अबाउट टू शिफ्ट फ्रॉम दिस होम। चलो सर आगे जीरो बढ़ते हैं। पॉइंट जीरो एट कैसे? बेटा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 8 डिवाइड बाई 100। सर न्यूटन मीटर को सेंटीमीटर में क्या कराना? सिर्फ सेंटीमीटर को मीटर में किया, न्यूटन मीटर को सेंटीमीटर में क्यों करूंगा मैं। जैसे जब भी टॉर्क ऑफ कपल मतलब निकालना होता है तो हम मीटर में निकालते हैं। बेटा आप मुझे आंसर ऐसा यूनिट में दिया है, तो मेरी पूरी मेजरमेंट ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। अब ये ऐसा यूनिट में है, ये नहीं था, तो इसे कन्वर्ट कर लिया। नहीं नहीं, इस वजह से शिफ्ट समझा नहीं नहीं हो सर। रहा। फिर अरे दोबारा भाई, समझाना। फिर दोबारा सुनो। ये तुम्हारे पास आंसर ऐसा यूनिट में है मुदस्सिर। सही है। अब देखो ये ऐसा यूनिट दिया हुआ है, तो ये भी ऐसा यूनिट होना चाहिए ना। सारी की सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट में लेके चलोगे तभी तो तुम्हें आउटपुट पे ऐसा यूनिट में आंसर मिलेगा। सर तो भाई ये भी राइट। 8 न्यूटन मीटर होना चाहिए। 8 न्यूटन मीटर क्यों बोल रहे हो तुम, ये डिस्टेंस है, न्यूटन मीटर क्यों बोल रहे हो इसे। तो आपने कहा ना कि जो ऐसे यूनिट में सब होना चाहिए, तो सारी न्यूटन क्यों क्वांटिटीज। बोल रहे हो, डिस्टेंस में न्यूटन कहाँ से आ गया, डिस्टेंस का तो यूनिट सेंटीमीटर या मीटर होता है। यस। समझे। है भाई। जी सर। सेंटीमीटर बोलो, सेंटीमीटर को फिर हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय डिवाइडिंग इट विद 100। चलो आगे बढ़ो। A uniform bar of length L, weight W, rests horizontally on two supports X and Y. Support X exert vertical force Rx, ठीक है, at a distance L by 6 from one end of the bar. Support Y exert vertical force Ry at the other end of the bar. सही है। Bar is in equilibrium. Bar equilibrium में आ गया हमारे पास। What is the ratio of Rx over Ry? Rx over Ry का हमसे रेशियो पूछा जा रहा है, तो अगर हम आर एक्स ओवर आर वाई का रेशियो बताते हैं तो देखते हैं किस तरीके से होगा आर एक्स ओवर आर वाई का रेशियो। यूनिफॉर्म बार बोला है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होगा, यानी डब्ल्यू सेंटर में है। सही है बेटा। अगर डब्ल्यू सेंटर में है तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पूरा कितना हो जाएगा,
L/2। सही है। तो जरा L/2 में से L/6 को माइनस करो, क्या आंसर आएगा? One over three. सर L/3। L/3, ठीक है। यानी ये जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है ये L/3 आ रहा है। सही है बेटा। नाउ और ये हमारे पास, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा। अगर मैं सेंटर पॉइंट से देख रहा हूँ तो सेंटर पॉइंट के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। सही है। तो L/6 है, और अगर सेंटर पॉइंट के मुताबिक ये हमारे पास कर रहा है विच मोमेंट क्लॉकवाइज, तो ये करेगा एंटी क्लॉकवाइज। और फ्रॉम द सेंटर पॉइंट इसका क्या है बेटा? L/2। सही है। तो अब सिनेरियो देखो हमारे पास क्या बिल्डअप होकर आएगा। ये जो क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर करके देखते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम बोला है उसने। सर यानी हमारे पास, जी बेटा। सर ये पूछना था कि फिर ये जो बीच में जो वेट है इसका कौन सा मोमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा? वेट का, जी वेट को बीच अगर में मैं जो, पिवट के तौर पे कंसीडर कर रहा हूँ तो पिवट पे लगने वाली कोई भी फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करती अच्छा सही सर, यानी पिवट लिया गया उससे। है। सेंटर पॉइंट को अगर हम ले रहे हैं पिवट, तो बेटा देखते हैं क्या होगा ठीक है यहाँ सर। पे, क्या सिनेरियो बनता है यहाँ पर। तो क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों बराबर हो रहे हैं हमारे पास। क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? RX मल्टीप्लाई बाय L/3। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? अम, 1 मिनट रुकिए। सही। तो ये आ रहा है हमारे पास क्या बेटा? RY, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है L/2। सही है। तो L से L काट दो, ठीक है। बचता क्या है हमारे पास? RX ऐसे ही रहा, RY इधर आ गया। सही है। 2 वहीं पे था, 3 इधर आ गया। तो क्या आंसर बन रहा है बेटा हमारा? ए। ठीक है। दैट इज हाउ हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा लगातार मोमेंट से रिलेटेड सवाल हमारे पास आ रहा है, तो देखते हैं क्या बात हो रही है यहाँ पे। दिस ऑल्सो सीम्स लाइक ये हमारे पास कपल फोर्सेस का सवाल है। देखते हैं। द टाइप ऑफ firework is made by connecting two rockets facing opposite side to the rod as shown. The rod is attached to a frictionless pivot, Gira pivot, so that the firework can rotate in a vertical plane. The firework has weight W. ठीक है, फायरवर्क का वेट W है, और पिवट पे लगने वाली कोई भी फोर्स मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करती। अभी अभी बताया मैंने आपको। द पिवट exerts force R that is equal and opposite to weight. Each rocket exerts force of magnitude F. ठीक है, force of magnitude F
on the rod perpendicular to the distance d from the pivot. सही है. The force exerted by the rockets are always in opposite direction. Couple forces की definition है. Air resistance is negligible. Which statement is correct? Okay. बेटा couple forces, सर अभी हमें इतना टाइम लगता है पेपर सॉल्व करने में, टाइम मैनेज कैसे करेंगे? असद देखो, अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो रहा है, सही है, उसमें तमाम चीजें हो रही है. तो डू नॉट कंपेयर दिस टाइम विद द एक्चुअल टाइम यू आर सॉल्विंग द पेपर. ठीक है. एंड या एएस में सबसे बड़ा पेपर वन का जो इशू है ना, वो टाइम मैनेजमेंट का इशू है. तो ये आपको बेहतर से बेहतर बनाना होगा बाय सॉल्विंग मोर एंड मोर पास्ट पेपर्स. सही है ना. अब जरा देखो बेटा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो अचीव हो रही है. ये वेट और आर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. बट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो रही. जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे कपल फोर्सेस लग रही है, और कपल फोर्सेस में नेट मोमेंट जीरो नहीं होता. सही है. क्यों? ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है, तो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा. सही है. फार वर्क इज इन इक्विलिब्रियम. नो, नो, नॉट इन इक्विलिब्रियम. यस, बिकॉज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज नॉट जीरो बोल रहा है, वो तो जीरो है रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है. फार वर्क इज इन नॉट इन इक्विलिब्रियम. रिजल्टेंट टॉर्क जीरो नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्लॉकवाइज मोमेंटम में पता चल रहा है. सही है. तो डी आंसर हो गया. इट्स अ बिट रिलेटेड टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल. डायग्राम से समझ में आ रहा है. चल आगे बढ़ते हैं. एन ऑब्जेक्ट W of weight W suspended from the Newton meter. When object is completely immersed in water. Newton meter reads P. When object is completely immersed in oil, the Newton meter reads Q. What is the ratio of density of oil over density of water? सही है. सो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही है. वी नो वेरी वेल, एक है वेट, दूसरी है हमारे पास अपथ्रस्ट. सही है. तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं निकालना चाहता हूँ, न्यूटन मीटर पी को रीड कर रहा है ना, तो देखो हमने क्या बोला, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो पी है. तो किसके बराबर होगी यहाँ पे? रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास बराबर होगी W माइनस यू, वेट माइनस अपथ्रस्ट. सही है. तो अपथ्रस्ट को अगर मैं अकेला कर देता हूँ तो W माइनस पी हो जाएगा. अपथ्रस्ट क्या होता है? रो जी वी. ठीक है. हाँ, W माइनस पी. सही है. अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या निकालना है बेटा? ये तो हमारे पास इक्वेशन 1 की सूरत में आ गया. सही है. इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बन रही है? वायर इसके Q के लिए, तो Q किसके बराबर हो जाएगा? W माइनस यू. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर है, इसको जरा मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी ऑफ वाटर. W लगा रहा हूँ छोटा सा. ठीक है. तो U क्या हो जाएगा? W माइनस क्यू, तो रो ओ जी वी. W माइनस क्यू. अच्छा, G ग्रेविटी है और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब. सही है. तो वो हमारे पास ऐसा ही रहेगा. सही है. इक्वेशन 2 हो गई. उसने मुझसे क्या बोला है? डेंसिटी ऑफ ऑयल ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर. अगर मैं इक्वेशन Q2 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 से, तो क्या होगा बेटा? रो ओ जी वी अपॉन रो W जी वी इक्वल्स टू, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वेशन 2 का? W माइनस क्यू, और इसका क्या है? W माइनस क्यू. सही है. बेटा देखो, जीवी से जीवी कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, और W रो ओ ओवर रो W हमारे पास बच रहा है W क्यू माइनस W पी, यानी D बच रहा है. सही है बेटा.
दैट इज हाउ हमने इसका जवाब फाइंड आउट कर दिया। चल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। रेट ऑफ मास 50 kg is pushed a distance of 6 meters along a horizontal surface at constant resistive force of 70 Newton. ठीक है। Plate moves at constant speed. It's then lifted to a constant speed through vertical height of 1.2 meters on the back of the lorry. What is the total work? बेटा एक वर्क तो यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा है। अब उसने कांस्टेंट स्पीड बोला है, तो जितनी फॉरवर्ड फोर्स होगी उतनी बैकवर्ड फोर्स होगी, तो फॉरवर्ड फोर्स भी हमारे पास 70 न्यूटन होगी जो उसने कांस्टेंट स्पीड बोला है। सही है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमारे पास वर्क का एफ इंटू डी। तो वर्क हो जाएगा हमारे पास एफ इंटू डी। एफ है हमारे पास 70 और डी हमारे पास कितना है 6। इट्स 420। ठीक है। एक तो ये हो रहा है और दूसरा क्या बोल रहा है, इट्स लिफ्टेड एट अ कांस्टेंट स्पीड थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर्स। तो लिफ्टेड हाइट की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, वर्क को mgh से रिप्लेस करेंगे। हम पता है 50, ग्रेविटी पता है 9.81 और h हमें बताया गया 1.2। ठीक है। 588 50 9.81 1.2। 1008। सही है। तो टोटल वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, 420 प्लस 588.6 1008.6, जो कि रफली बराबर हो जाएगा किसके, 1000 सर। 1000। डी आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। इनपुट पावर ऑफ टू अ टेलीविजन स्क्रीन, यूजफुल साउंड एंड लाइट आर एमिटेड बाय दिस, व्हाट इज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का तो सिंपल फॉर्मूला बहुत आसान है, पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। ये आंसर है। सही है। सर W इज इक्वल टू MGH बता दे सर। बेटा हाइट पे जा रहा है ना मुदस्सिर, लिफ्टेड। सही है। तो यहाँ पे एनर्जी ड्यू टू हाइट, तो मैंने वर्क को mgh से रिप्लेस कर दिया क्योंकि वर्क और एनर्जी के यूनिट सेम होते हैं, दे कैन बी रिप्लेस्ड। ओके सर, थैंक यू। Builder holding a brick of mass 3000 grams. Drop the brick on his foot. तो बहुत गलत हुआ। What is the reasonable estimate of the change in gravitational potential energy of the brick? 3000 ग्राम की ब्रिक है उसके हाथ में। सही है। और एक जनरल बात करे जाए तो एक एवरेज पर्सन की हाइट कितनी होती है बेटा, एवरेज पर्सन की हाइट होती है तकरीबन 180 सेंटीमीटर। सही है। एवरेज पर्सन की हाइट। सही है। तो अगर मैं एक बंदा बना रहा हूँ, इसकी हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर, तो हाथ से पाँव तक का डिस्टेंस लगभग हाफ होगा। जी सर। सही है। A builder holding a brick of mass 300 gram drops the brick। सही है। या चलो देखते हैं क्या हिसाब बनता है।
तो यहाँ पे क्या होगा, जीपी बराबर हो जाएगा mgh, क्योंकि जीपी की बात हो रही है यहाँ पे। मास पता है 3000, जो कि 3 सर kg हो हम हाइट जो जाएगा। है सेंटीमीटर में ही लेंगे जो, या नहीं मीटर नहीं, में करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, अच्छा। ऐसा यूनिट जूल है। 9.81 और 90 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.9 मीटर। 26.487, तो 26.487 इज रफली इक्वल टू 30 30 जूल। जूल्स। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एन इलास्टिक कॉर्ड ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ, एन इलास्टिक कॉर्ड ऑफ अनस्ट्रेच्ड टोटल लेंथ 16 सेंटीमीटर। मतलब एक तरफ का 8 है, एक तरफ का 8 है, तो टोटल 16 सेंटीमीटर। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2x/3 मीटर स्क्वायर is held horizontal by two smooth pins 8 centimeter apart. The hook cord obeys Hooke's law. A mass of 4.4 kg suspended centrally on the cord, and the angle between the two sides of the cord supporting 60 degrees. What is the Young modulus of the material? मटेरियल का यंग मॉडुलस आपसे पूछ रहा है, क्या होगा मटेरियल का यंग मॉडुलस? ओके, तो यंग मॉडुलस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा? FL/A, सही है। फोर्स निकल जाएगी हमें, एल हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो वेट फोर्स बन जाएगी ना? वेट फोर्स बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम आगे और मजीद देखें, ठीक है, क्या मांग क्या रहा है? यंग मॉडल्स मांग रहा है। ठीक है, अच्छा पहले एक काम करते हैं, इसके ऊपर वर्क करते हैं। तो अगर मैं बिल्कुल बीच में एक बाइसेक्टर बनाऊं, तो बेटा हम्म, एक मिनट देखिएगा मुझे। अगर हम इसको इस तरह लेकर चलते हैं कि यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? FL/A, आप तो हमें पता है इसके बराबर होगा हमारे पास F, सी, फोर्स यहाँ पे लग रही है बेटा। देखो यहाँ पे जो लग रही होंगी ना, वो टेंशन लग रही होंगी। ठीक है, एक टेंशन यहाँ पे लग रही होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसे टेंशन बोल रहा हूँ, तो टेंशन को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करो, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। ठीक है, और ये एंगल कितना है? 30। जहाँ से एंगल बनता है वो कॉस का फंक्शन होता है, तो ये होगा T cos 30। सही है, और ये किसके बराबर होगा बेटा?
टी कॉस 30 हमारे पास बराबर आ जाएगा, मतलब ये बिल्कुल वेट के अगेंस्ट आ रहा है। सही है। अब साथ साथ ये भी देखो, एक ये टेंशन भी है यहाँ पे, तो एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, टी कॉस 30 होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे, उसने मुझसे अ, बोला है सस्पेंड हुआ है, इसका मतलब वो हमसे क्या कह रहा है बेटा, बेसिकली 2 टाइम्स टी कॉस 30 हमारे पास बराबर हो रहे हैं किसके, वेट के, विच इज एम जी। सही है। तो टी किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, एम जी अपॉन 2 cos 30, आई गेस, हाँ 0.866 होता है। तो मैथ्स पता है हमें 0.4 kg, 9.81 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.866। तो ये मैं टेंशन निकाल रहा हूँ, 0.4, 9.81, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.866। तो हमारे पास जो टेंशन लग रही है, जो फोर्स लग रही है, मतलब मुदस्सिर अगर डायरेक्टली सस्पेंड होता ना तो डायरेक्ट उसे हम वेट से रिप्लेस कर देते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, तो उसके मुताबिक 2.26 टेंशन आ रही। तो एफ की जगह हम टेंशन की वैल्यू लिखेंगे 2.26। लेंथ हमारे पास कितनी थी बेटा, वी हैड द लेंथ ऑफ द अनस्ट्रेच्ड लेंथ, हमारे पास कितनी थी यहाँ पर, टोटल लेंथ बताई थी 16 सेंटीमीटर, यानी 0.16 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है हमें 2 एक्सपोनेंट -6, ठीक है। और हमारे पास हमारा स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हो रहा है वो हमें यहाँ पे पुट करना है। तो हमारा स्प्रिंग देखो, टोटल कितनी लेंथ हो गई यहाँ पर, 8, 8, 8, तो कितना हो गया 24 ना। एक्चुअल लेंथ कितनी थी 16, ठीक है। तो 24 से 8 स्ट्रेच 16 हो से गया। 24 पे चला गया, तो 8 सेंटीमीटर एक्सटेंड हुआ, तो 0.08। सही है। सर किसका माइक ऑन है? बेटा माइक अनवांटेड ऑफ कर दें, थैंक यू। अच्छा अच्छा, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 2.26 x.6। 2.26 एक्सपोनेंशियल, यानी 2.3 एक्सपोनेंट 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा। तो मुझे ऊपर वाली चीज समझ नहीं आई, मुझे 2t cos 30 को हमने वेट के जो बराबर करा है वो क्यों करा था। बेटा वो इसलिए किया है क्योंकि मैंने जब इस वाली टेंशन को ब्रेक डाउन किया ना, तो ये ऊपर लग रही है। सिमिलरली वाली टेंशन का ये वाला फैक्टर ऊपर लग रहा है, तो दो फोर्सेस इसके बराबर होंगी, तभी तो हमारे पास ये सस्पेंड होगा, होल्ड होगा एक पर्टिकुलर जगह पे, सारी फोर्सेस कैंसिल आउट होंगी। तो इसीलिए हम लोगों ने 2 टाइम्स टी कॉस 30 को एम जी के बराबर कर दिया। जैसे ये एक उस वाली टेंशन का और एक इस वाली टेंशन का, जी तो वो इक्वल हो जाएंगे वेट और। जी। Force extension graph shows plastic deformation of the sample of material. Which force extension graph? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो बेटा हमारे पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है, डी। एक्सटेंशन कभी भी हमारे पास जीरो पे रिटर्न नहीं होती। सही है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पे तो एक ही है जो हमारे पास एक्सटेंशन को जीरो पे रिटर्न नहीं करवा रहा है, दैट इज डी। देखो देखो यहाँ पे वापस जीरो पे आ रही है, यहाँ पे भी यू गया, यूं जीरो पे आ गया, यूं गया, यूं जीरो पे आ गया, तो एक्सटेंशन सब में जीरो हो रही है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, आपका स्प्रिंग या आपका मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो गया है, यानी वो कभी भी अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस नहीं आएगा। सही है। एक्सटेंशन वुड बी 8, हाँ था। फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं बेटा। ओके, तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिकल पॉइंट्स को देखो। तुम्हारी एक पूरी यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल होगा बताओ, 180. 180। तो ये पूरा हमारे पास है 180 डिग्रीज, ठीक है।
अब अगर 180 डिग्रीज को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूं तो क्या होगा? 45 ईच। सही है। एंड नाउ सी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट में कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 बॉक्स का, यानी 45 डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है। सही है। तो आवर आंसर शुड बी बी। आप बाकी दूसरे पॉइंट भी देख सकते थे, आप क्रेस क्रेस को देख लो, यहाँ पे भी 1 बॉक्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये भी 45 के बराबर होगा। सही है बेटा। Which row is correct for both progressive and progressive transverse wave and progressive longitudinal wave? Transverse wave can be polarized, yes. Contains compression and reflection, no. Vibration are perpendicular to the direction of the wave, yes. Some can travel in vacuum, हाँ. All the members of electromagnetic spectrum can travel through vacuum. सही है। Now यहाँ पे देखते हैं बेटा, can travel through vacuum, no. कंप्रेशन रिफ्लेक्शन होते हैं, पोलराइज नहीं होती, परपेंडिकुलर नहीं होती, बी होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बात हो रही थी। अच्छा, वैसे मैं ओ लेवल्स वालों को बताता हूँ, आप लोगों को भी बता देता हूँ बेटा। जो आपके एमसीक्यूज है ना, वो आपने बबल शीट के ऊपर वो करने होते हैं, इंक आउट करने होते हैं, तो सारे एक साथ नहीं करिएगा। 5-5 का सेट बना लिएगा, 10-10 का सेट बना लिएगा। 1 till 5 MCQ, 1 till 10 MCQ हो गए, जाके बबल शीट पे उसे सॉफ्ट पेंसिल से, जो है क्या कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा डार्क पेंसिल से नहीं, कि इतनी डार्क नहीं कि आप मिटाना चाहे मिट ना पाए, और इतनी लाइट भी नहीं कि दिखे भी ना, उनसे मार्क कर दिएगा। ठीक है। टॉय ड्रोन emits sound of frequency 800 hertz. Speed of the sound in the air is 330 meter per second. ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहे हैं? ड्रोन मूव्स along the straight path directly towards an observer. सही है। And then continues in a straight line directly away from the observer. पहले directly towards the observer जा रहा है, फिर directly away from the observer जा रहा है। सही है। तो towards the observer में हमारे पास सिनेरियो देखते हैं क्या होगा। What is the velocity? The speed of the drone is constant. ठीक है। What is the velocity of the drone when the frequency of the sound heard by the observer is 850 hertz? Okay. फ्रीक्वेंसी 850 हर्ट्ज है, यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, यानी ड्रोन करीब आ रहा है। सही है। ओके, करीब आ रहा है और स्पीड ऑफ साउंड भी दी हुई है, तो बेटा सिंपल फॉर्मूला लगाओ ना। हाफ डैश इक्वल्स टू एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस, करीब आने वाला ये फॉर्मूला होता है। सही है। हाफ डैश 850 है, एफ 800 है, वी तुम्हारे पास कितना है? 330, 330 माइनस वी एस, तो 850 डिवाइड बाई 800 करो, 1.06 आ रहा है। ठीक है। 330 माइनस वी एस 330, मल्टीप्लाई करो दोनों को, इसको 330 से मल्टीप्लाई किया तो 350.625 आ रहा है, माइनस 1.06 वी एस 330, तो 350.625 माइनस 330 हो गया, 1.06 वी एस हो गया। तो बेटा 20.625 divided by 1.06 vs, 19.45। सही है। तो 22 का हमारे पास आंसर आ रहा है ए या सी में से कोई एक। एंड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर बोला है हमने, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो 19 आंसर है।
सर 350/800 कैसे सर? क्या बेटा, ये डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी है और ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सर ये 350/800, 330/800 है। बेटा 850/800 है। एफ डैश 850 है, 800 हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। सर तो फिर ये विच डिवाइड क्यों किया है सर? बेटा फॉर्मूला अप्लाई किया है ना मुदस्सिर, ये एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया। एंड जब तक तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है ना, म्यूट ना करो, सही है। देन आई हैव टू वेट, सही है। तो जब तक तुम्हारे सवाल का जवाब ना आए, म्यूट ना किया करो। अब क्लियर है? जी सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Which statement about electromagnetic radiation waves in vacuum is correct? ओके बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में बात कर रहे हैं। इंफ्रारेड हैव, अच्छा यहाँ पे वेवलेंथ मुझे दिख रहा है, तो मैं जरा एक काम करता हूँ, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे एंड गामा रेज। तो अगर आप उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ चल रहे हो, वेवलेंथ कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। इंफ्रारेड हैव शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट, नहीं, इंफ्रारेड की तो बिगर वेवलेंथ होती है। माइक्रोवेव हैज लॉन्गर वेवलेंथ देन रेडियो वेव, नो। अल्ट्रावायलेट हैव हायर फ्रीक्वेंसी देन विजिबल लाइट, यस। गामा रेज हैव लोअर फ्रीक्वेंसी देन एक्स रेज, नो। इसी आंसर सही है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। Vertically polarized microwaves are emitted from the source. The microwaves are detected by the receiver that are connected to oscilloscope. The waveform displayed on oscilloscope has an amplitude of 2.6. ठीक है। A metal wire grid acts as a polarizing filter now placed between the source and receiver. ठीक है। The filter is oriented so that the plane of polarization of the transmitted wave at an angle of 20 degrees to the vertical. सही है। Okay. The distance between the source and receiver is unchanged. The setting on the CRO are also unchanged. What is now the amplitude of the wave displayed on the oscilloscope screen? अच्छा, तो यहाँ पे बेटा हम सबसे पहले, मुझे एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और ये पोलराइजिंग की बात कर रहे हैं, तो मेलस लॉ की बात होगी, सही है। एंड समहाउ मेलस लॉ को अगर हम लोग फॉलो करते हैं, तो मेलस लॉ को हम फॉलो कैसे करेंगे बेटा? पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आई हमारे पास किसके बराबर है? माइनस, बल्कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या है? आई इक्वल्स टू के ए स्क्वायर। माइनस लॉ क्या होता है? आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दूं, आई की जगह के ए स्क्वायर पुट कर दूं और आई नॉट की जगह के ए नॉट स्क्वायर पुट कर दूं, कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। अब मुझे देखो यहाँ पे एक्चुअल एम्पलीट्यूड गिवन है, के से के कट गया, सही है। और ए स्क्वायर ऐसे ही रहा, 2.6 ए नॉट की जगह आ गया, आंसर भी सेंटीमीटर में मांग रहा है, ठीक है। कॉस स्क्वायर एंगल क्या है? 20, तो कॉस 20 की वैल्यू निकालो, फिर जो आंसर आए उसको स्क्वायर करना, मल्टीप्लाई बाय 2.6 का स्क्वायर।
तो बेटा ए स्क्वायर आ रहा है 5.96, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा दो, 2.44। सही है बेटा। In an experiment, a stationary wave is formed on the stress string between the two fixed points. Which statement about the experiment is correct? Okay. So आपसे क्या पूछ रहा है? At certain time, the string between the two nodes is horizontal with all the points having zero displacement. Yes. ये वाला सिनेरियो समझाया था ना, स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। तो देखो ये जीरो पे आ रहा है, देन वापस ये जीरो पर आ रहा है। सही है। तो ये जीरो जीरो पे आता रहता है और थ्रू आउट हमारे पास एम्पलीट्यूड जीरो होता है। बिल्कुल ठीक बात है। ईच पॉइंट ऑन द स्टेशनरी वेव बिटवीन टू एंटीनोड हैज एन ऑसिलेशन ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। नहीं, सबकी एम्पलीट्यूड तो सेम नहीं होती। मतलब ये यूं जा रहे हैं ना, तो देखो ये एम्पलीट्यूड कम है, ये कम है, ये मैक्सिमम है, देन कम हुआ, देन कम हुआ, डिफरेंट है। नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटीनोड। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी एट ऑल। टू एडजेसेंट एंटीनोड ऑसिलेट इन फेज। दो एडजेसेंट एंटीनोड नहीं, एक एंटीनोड वाला पार्ट ऊपर जा रहा है तो दूसरा एंटीनोड वाला पार्ट नीचे जाता है, तो नॉट नेसेसरी। तो यानी हमारे पास सबसे सेंसिबल है ए। Musical organ produces note by blowing air into the set of pipes that are open at one end and closed at other end. Close pipe की बात हो रही है। Sound की speed ये है। What is the lowest frequency of the sound heard by the pipe? बेटा lowest frequency में क्या होगा हमारे पास? हम ऐसा एक सिनेरियो बनाएंगे और अगर लेंथ हमारे पास 10 मीटर है तो बेटा ये कितना वेव लेंथ है? क्योंकि क्लोज पाइप में हमारे पास यही फर्स्ट हार्मोनिक आती है। कितना है ये वेव? Wavelength will be 40. क्वार्टर वेवलेंथ है। यस। तो ये लैम्डा बाय 4 के बराबर आ रहा है। तो अगर लैम्डा बाय 4 10 के बराबर है तो लैम्डा किसके बराबर होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 40 मीटर। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें वेवलेंथ पता चल गया, हमें यहाँ पे स्पीड भी पता है। तो क्या होगा बेटा? फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। F1 क्या होगा? V अपॉन 4L। 4L हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है। V ऐसे ही रहा 320, और लैम्डा हमने डायरेक्ट निकाल लिया है। V अपॉन लैम्डा कर दो, F इक्वल टू V ओ लैम्डा। तो लैम्डा 40 है, या V अपॉन 4L भी कर सकते थे आप। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 8। और डायरेक्ट आप इस तरीके से F1 इक्वल टू V अपॉन 4L भी निकाल सकते थे। सही है। तो भी 8 आंसर आता है। In an experiment, water waves in a ripple tank are incident on the gap. Some diffraction of the water is observed. What change in the experiment would provide better demonstration for diffraction? Better demonstration for diffraction हमारे पास कब होगी? जब हमारे पास हम मोर डिफ्रैक्शन कर पाएंगे। और मोर डिफ्रैक्शन कब होगी? जब हम सर्कुलर वेव फ्रंट को स्टडी करेंगे। एंड सर्कुलर वेव फ्रंट को स्टडी करने के लिए क्या करना होगा बेटा? वेवलेंथ को बड़ा या बराबर होना होगा स्लिट गैप के। तो इफ यू इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द वेव और इफ यू डिक्रीज द स्लिट गैप तो हमें सर्कुलर वेव फ्रंट्स मिलना शुरू होंगी। सही है। तो इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी
यानी वेवलेंथ और डिक्रीज हो जाएगा, हम तो वेवलेंथ बढ़ाना चाहते हैं। इंक्रीज द वेवलेंथ, यस। इंक्रीज द विड्थ, नो, विड्थ तो कम करना चाहते हैं। इन दैट पे हमारे पास सी आंसर बैठ गया। ओके, 28 की बात हो रही है। Light of wavelength lambda is emitted from the 2 points of source R and S. ठीक है। At point P on the screen, the light intensity is 0. P पे light intensity 0 है। Okay. What could explain the zero intensity at P? यानी destructive interference हो रही है। और destructive interference में हमारे पास part difference क्या होता है बेटा? N plus half lambda। ये तो जनरल फॉर्मूला है। यानी पार्ट डिफरेंस या तो हाफ लैम्डा होता है, या 3/2 लैम्डा होता है, या 5/2 लैम्डा होता है। ठीक है। तो इन दैट वे व्हाट कुड एक्सप्लेन द जीरो इंटेंसिटी? पार्ट डिफरेंस हाफ लैम्डा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास या तो ए आंसर है या तो डी आंसर है। लाइट सोर्स आर इन फेज। Light from the two source emitted is in phase and the path difference is this. सही है, सही कह रहा है बेटा। अगर यहाँ पे ये इन फेज होंगी, ठीक है, और यहाँ पे जाके पार्ट डिफरेंस दोनों के दरमियान 180 डिग्री आ रहा है, तभी तो ये काम होगा। शुरू से अगर इन फेज होते पे आ रही है, बट अगर शुरू से आउट ऑफ फेज होंगी तो यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो सेम सोर्स से निकली है ना, तो दे शुड बी इन फेज। सही है, तो आई गेस डी शुड बी द आंसर। ठीक है बेटा, अब हमारे पास बचते हैं आखिर के 12 एमसीक्यू। जल्दी से उन्हें भी अटेम्प्ट करते हैं। बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 720 nanometer incident normally on the diffraction grating produces diffraction pattern on the screen placed parallel to the grating. Beam of red light is replaced with the beam of electromagnetic radiation of wavelength X, which is incident normally on the same diffraction grating. The third order maximum of electromagnetic radiation for wavelength X is at the same position on the screen as the second order maximum of red light. What is wavelength X? अच्छा, wavelength X आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे वेवलेंथ एक्स के बारे में बात करता हूँ, तो जो उसने मुझे कंडीशन दी है ना गिवन, उसको फॉलो करते हैं। क्या बोल रहा है? थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम is at the same position as compared to second order maximum। अच्छा, तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन की फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है एल लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू इज, अगर मैं सवाल को इस तरह लेके चलता हूँ, सेम पोजीशन पूछ रहा है। सेम पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास Sir, we find the angle first. सॉरी
I think we should find the angle first with the wavelength. एंगल फाइंड आउट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे पास, सही है। तो इसलिए मुश्किल होगा हमारे पास क्योंकि दो दो एंगल हमारे पास अननोन है। तो व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस हाथ पे भी डिस्टेंस है, इस हाथ पे भी डिस्टेंस है, सही है। ये बोल रहा है एट द सेम पोजीशन, इन पोजीशन का ताल्लुक डिस्टेंस से। लाइक इफ आई शो यू द लेक्चर, जिस लेक्चर में हम लोगों ने सुपर डिफ्रैक्शन को पढ़ा है, तो डिफ्रैक्शन में भी हम लोगों ने जो डिस्टेंस की बात की थी, स्क्रीन पे बनने वाला जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस का ताल्लुक इससे था, सही है। ये वाला जो डिस्टेंस हमारे पास डी आ रहा है, तो सर इफ साइन वी, 90 करके नहीं निकाल सकते? वो बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए होता है बस, सही है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, हम दोनों के देखो ना, आप डी चेंज कर रहे हो, ठीक है, सेम ही ग्रेटिंग पे इस्तेमाल कर रहे हो, आई थिंक इसने बोला भी है कंसिडर नॉर्मली, ठीक है। द बीम ऑफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड, ठीक है, सेम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो डी भी सेम है और एंगल भी सेम ही रख रहे हैं, जिस एंगल पे आप डिफ्रैक्ट करवा रहे हो एंगल भी कहीं पे भी चेंज करने की बात नहीं हुई है, सही है। तो आई गेस हमारे पास दोनों का जो है ना डी साइन थीटा बराबर कर दो, विच रिप्रेजेंट द पोजीशन। तो यहाँ पे एन लैम्डा, पहले रेड लाइट थी, रेड लाइट का कौन सा हमारे पास ऑर्डर है बेटा, सेकंड ऑर्डर है, और रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी गिवन है, 720 नैनोमीटर। यहाँ पे इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, थर्ड ऑर्डर, और इसकी वेवलेंथ हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो 2 × 720 डिवाइड बाय 3, बेटा ये आ रहा है 480 नैनोमीटर, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। I equals to NaVQ, सही है। व्हाट डज द लेटर एन रिप्रेजेंट, ये नंबर चार्ज डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ADC, ठीक है। सर्किट आपको दिखाया हुआ है, 6 वोल्ट है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस है हमारे पास R। टोटल पावर डिसिपेटेड इन द resistor network is 24 watt. What is the value of R? अच्छा, R की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो पूछ रहे हैं आपसे, और टोटल पावर डिसिपेटेड हमें बताएगी 24 वाट। ओके, तो एक काम करते हैं, इससे टोटल करंट निकालते हैं। वी नो टोटल पावर, वी नो टोटल वोल्टेज, वी कैन फाइंड आउट टोटल करंट। टोटल पावर डिसिपेटेड 24 है, वोल्टेज 6 है, आंसर क्या आ जाएगा, 4 एम्पियर, सही है। अभी जो 4 एम्पियर टोटल है ना, इसमें से बेटा ऊपर कितना जाएगा हमारे पास, आई गेस ऊपर से ट्रैवल करना चाहिए 3 एम्पियर, सही है, और नीचे से ट्रैवल करना चाहिए हमारे पास, वैल्यू ऑफ आर मांग रहा है ना, हाँ। तो बेटा देखो नीचे डबल रेजिस्टेंस है, तो करंट नीचे से ऊपर के मुकाबले में हाफ ट्रैवल करेगा, सही है। नीचे डबल रेजिस्टेंस है तो करंट हाफ ट्रैवल करेगा। 4 एम्पियर को किस तरह डिवाइड करें कि ऊपर के मुकाबले में नीचे हाफ जाए,
देख Sir, लेते can't we हैं। use v square over r? V square over R, we don't know Because the the, potential अच्छा difference. एक काम करते हैं, we can, but we don't know the फाइनल टोटल रेजिस्टेंस ना, उसके लिए फिर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। एक काम करते हैं, चलो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R और 2R पैरेलल में, सही है। क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, R मल्टीप्लाई बाई 2R, ये 2R स्क्वायर हो जाएगा और नीचे बचेगा 3R, सही है। तो एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई। मैं अभी आपकी वर्किंग से काम कर रहा हूँ। तो P इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R हो गया, ठीक है। R किसके बराबर हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। V हमारे पास कितना है बेटा, 6 स्क्वायर, और P क्या है हमारे पास, 24। 24। तो 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 24, आंसर क्या आ रहा है बेटा, 1.5. 1.5। अच्छा, इससे तो हमारे पास 1.5, Sir, that's total एक resistance, मिनट right? रुके, एक मिनट रुके, ऊपर उल्टे हाथ पे हमारे पास, जी बेटा क्या बोल रहे हो, 1.5 is total resistance. 1.5 इज नॉट टोटल रेजिस्टेंस, उल्टे हाथ पे 2/3 भी है। सही। तो बेटा आंसर हमारे पास आ रहा है ये। सही है बेटा, क्योंकि पहले हम लोगों ने टोटल रेजिस्टेंस निकाल ली थी ना, 2/3R। तो यहाँ पे देखे मैंने टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट कर दी है हमने। आपने जो अभी तरीकाकार बोला उसको हमने फॉलो कर लिया, ठीक है। वरना मैं जो आपको तरीकेकार बता रहा था उसमें पता है क्या करना होता, यहाँ पे हम करते एक आई की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, सही है। किस तरह निकलती है हमारे पास, 6 वोल्ट बराबर होता V को टू IR लगाते, सही है। V6 है, पूरा इसके ऊपर अपेयर होगा I/R, सही है। एक ही आई की वैल्यू निकलती, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता, I बराबर होता 6/2R, और फिर दोनों आई की वैल्यू को हम लोग ट्रीट करते हैं, दैट इज हम फाइनल वैल्यू तक पहुंचते हैं। बट ये भी आंसर, ये भी तरीकेकार सही है जो आपने बोला फॉलो करने का, सही है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। Which graph could show that resistance of R of filament lab varies with the potential difference as V increase normal than operating voltage, more than operating voltage। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फिलामेंट की रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है तो फिलामेंट की रेजिस्टेंस बढ़ती है। ये तो साइड में कर दो, टेम्परेचर कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो रही है, यहाँ पे भी देखो रेजिस्टेंस टाइम के साथ साथ कम हो रही है। बचता सिर्फ एक ही है, रेजिस्टेंस वोल्टेज बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। दैट इज ये हमारे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं दिखा दूं, वोल्टेज बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। सर लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ी थी सर। क्या, सर ग्राफ देखिए, ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर है, तो मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे तो इंटरनल ये रेजिस्टेंस का तो इंटरनल जिक्र ही नहीं हुआ रेजिस्टेंस है। है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस नेचुरल रेजिस्टेंस है हमारे पास, सही है। तो जो नेचुरल रेजिस्टेंस होगी वायर की वो तो होगी, वो जीरो से स्टार्ट थोड़ी होगा, ओके सर, सही है। थैंक यू। Piece of conducting putty in the shape of the cylinder of length 60 millimeter and diameter 20 millimeter
The resistance between the ends of the cylinder is this. What is resistivity? Resistivity का फॉर्मूला क्या होता है? R equals to rho A upon L. सही है। R है 20। ये हमारे पास क्या बोला है? डायमीटर सिलेंड्रिकल की शेप में है, तो सिलेंडर की शेप का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर पाई डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। 3.142 डी क्या है? 20 एक्सपोनेंट माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा है हमारे पास 3.14 या 314.2 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर स्क्वायर। सही है। डिवाइडेड बाय लेंथ हमारे पास क्या है? 60 मिलीमीटर। आंसर हमारे पास बन रहा है 0.1047। ठीक है बेटा। 33B। आगे बढ़ते हैं। Which statement about EMF is all of a cell is always correct? EMF of the cell के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमेशा ठीक होगा? तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है which drive the charge throughout the circuit। सही है। EMF is the energy converted from electrical to other forms। नहीं, नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल। EMF is the energy provided by the cells per unit charge passing through it। सही है। EMF is the potential difference across the internal resistance of the cell। नहीं, वो तो एनर्जी लॉस होती है। EMF is the potential difference across the, वो टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो बेटा बी आंसर। Kirchhoff first law and second law are the consequence of conservation of which quantity? फर्स्ट लॉ चार्ज की कंजर्वेशन की बात करता है, सेकंड लॉ एनर्जी की बात करता है। ठीक। Circuit contains a cell of EMF E, internal resistance R connected to the resistor R. The internal resistance is I। अभी इसी के बारे में बात हो रही थी बेटा। तो इक्वेशन क्या होती है? E इक्वल्स टू आई आर प्लस आई कैपिटल आर। सही है। तो इन दैट वे हमारे पास we can also write this equation as E minus IR equal to I capital R। दैट वे हमारे पास 36 का ये आंसर बन गया। सही है। इसको इधर लेगा। The potential divider consists of two resistors R1 and R2 connected in series across a potential divider। ठीक है। V in and V out। सही है। Which changes to R1 and R2 will increase the value of V out? अच्छा बेटा V out अगर हमें बढ़ाना है तो इसको बढ़ाना होगा, इसको कम करना होगा आई गेस। सही है। ठीक है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा हमारे पास वी आउट का, उसके अगेंस्ट उतना ही ज्यादा वोल्टेज होगा। सही है। तो R1 को बढ़ाएं और R2 को कम करें। ये बात क्लियर हुई कैसे? अगर मैं सिर्फ R1 को भी बढ़ा देता ना तो भी काम हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मुझे साथ में R2 को भी कम करना होगा। जैसी रेजिस्टेंस वैसी वोल्टेज। यस सर। जैसा चेंज रेजिस्टेंस का वैसा चेंज वोल्टेज का। Two alpha particles of the same kinetic energy are moving towards and are deflected by a gold nucleus। सही है। Which diagram could show the two alpha particles? बेटा देखो नीचे से आ रहे हैं दोनों। सही है। तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है। ये करीब क्यों जा रहे हैं?
अल्फा, और न्यूक्लियस में तो सेम चार्ज होता है। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। जितना करीब होगा उतनी ज्यादा डेविएशन होगी। तो देखो, दूर वाले की डेविएशन ज्यादा हो रही है, करीब वाले की कम हो रही है। ठीक है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज करेक्ट। सही है, हमारे पास 38 का डी आंसर। जितना करीब उतनी ज्यादा डेविएशन। Which nuclide is formed when carbon C610 undergoes beta decay? बेटा, जब बीटा डीके होगा तो प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 1 एंड न्यूक्लियॉन नंबर रिमेन्स सेम, 510। बोरॉन है। सही है। And the last one, the particle hadron is composed of 3 quarks and 0 charge. न्यूट्रॉन की बात हो रही है। What is the possible quark? अप डाउन डाउन, अप डाउन डाउन का ऑप्शन तो नहीं है। सही है। तो यानी हमारे पास, हम एक काम करते हैं, अप डाउन डाउन के इक्विवेलेंट देखते हैं क्या सिनेरियो है। अब तो +2/3 है, -1/3, -1/3, यानी दूसरा भी हमें -1/3 जैसा चाहिए। सही है। एंड डाउन के इक्विवेलेंट जो चार्ज होता है वो बॉटम का होता है और वही स्ट्रेंज का होता है। सही है। तो अप डाउन स्ट्रेंज। सही है। तो इस तरह हमारे पास 40 MCQs कंप्लीट हो गए। वी आर डन विद द पेपर। 12:36 हो रहे हैं, यानी हमें इस पूरे पेपर को सॉल्व करने में, अगर मैं क्लास के स्टार्ट होने का टाइम हटाऊं तो पूरा ही 1.5 घंटा लगा है समझाने के साथ। तो सही है, अच्छा टाइम है समझाने के साथ, इतना टाइम लगता है। ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वील डू द लास्ट पेपर ऑफ 2023। उसके बाद मैं आपको अब मार्च करवा दूंगा। Sir, can you confirm the timings of classes? सॉरी। Can you confirm the schedule for classes? ओके, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं फ्री होके आज ही अभी थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर रहा हूँ सर। ठीक है बेटा। Okay, sir. चलो, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह वापस हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।